पता नहीं क्यों, लेकिन आज रात हवा कुछ अलग सी लग रही है, जैसे इस जंगल की पेड़ भी हमें देख रहे हो। हाँ, और सुनो इस हवा की आवाज को। ऐसा लगता है जैसे कोई कदम बढ़ाते हुए हमें घूर रहा है। तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? चाचा, आज कोई ऐसी कहानी सुनाए जिसमें सच की बोझ हो, जो सिर्फ डरावनी नहीं, हिला कर रख दे। ठीक है, तुम मांग रहे हो तो सुनो। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं तुम्हारी तरह ही जवान था, और एक बारिश भरी रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली की चमक से पूरा आसमान फट रहा था। मैं और मेरा दोस्त श्याम दोनों एक छोटी सी राह पर निकल गए थे। हमने सोचा था रात निकल जाएगी, पर बारिश ने हमें मजबूर कर दिया। हमारे सामने बस एक ही जगह थी, वो पुराना खंडहर। लोगों ने कहा था कि वहां मत जाना, पर उस वक्त और कोई चारा नहीं था। जब हमने हवेली का बड़ा दरवाजा धक्का दिया तो उसकी करखराहट ने ऐसा लगाया जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही आवाज गूंज रही हो। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। अंदर दीवार पर पुराने तस्वीरों के छिलके लटक रहे थे। जहां दीवार पर राजा महाराजा की तस्वीरें लगी होती थीं, वहां अब सिर्फ अंधेरा और मकड़ी के जाले थे। श्याम बोला, रघु, देखना, ये जगह पहले कितनी शान से भरी होगी, पर अब तो लगता है यहां मौत ही राज करती है। मैं उसकी बात सुनकर सिर्फ चुप रहा, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अचानक एक घंटी बजी, एकदम तेज, जैसे मंदिर के अंदर कोई पूजा कर रहा हो। हम दोनों के कदम एकदम रुक गए। श्याम बोला, क्या तुमने सुना? मैंने धीरे से कहा, हाँ, पर यह आवाज कहां से आ रही है? हम एक बड़े हॉल तक गए और वहां एक आदमी बैठे थे। सफेद कपड़े, सिर पर मुकुट और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने हमें देखा और कहा, स्वागत है। तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई है। मेरे महल में आकर तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। श्याम हंस पड़ा, महल? ये तो खंडहर है। वो आदमी धीरे से बोला, तुम्हारी आंखें मिट्टी देखती हैं, लेकिन मेरी दुनिया में ये अब भी महल है। मैं इसका मालिक हूं और हमेशा रहूंगा। उसके शब्द सुनकर मेरे पांव थर थर आ गए। श्याम ने हाँ में हाँ मिलाई और बोला, कौन हो तुम? जिंदा इंसान हो? या? वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी खाली हॉल में ऐसी गूंजी जैसे अनेक लोग एक साथ हंस रहे हों। फिर उसने आंखें उठाकर हमें देखा। मौत को समझने की कोशिश मत करो, बस इतना जान लो, जो मेरे महल में आता है वापस नहीं जाता। उस पल एक बिजली चमकी और मैंने देखा, उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में थोड़ा सा तैर रहा था। बच्चों, उसी पल मुझे समझ आ गया कि हम एक इंसान के सामने नहीं, बल्कि एक आत्मा के सामने खड़े हैं। और अगला पल हमारी जिंदगी का आखिरी भी हो सकता था। उस आदमी की आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर एक खौफ छुपा हुआ था। मैं उसकी बातों से बेचैन हो गया था। मैंने उससे दोबारा पूछा, तुम कौन हो? ये हवेली तो सालों से वीरान है। लोग कहते हैं कि यह जगह श्रापित है। फिर तुम कैसे? वो आदमी बीच में बोल पड़ा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं इस हवेली का मालिक हूं। और तुमने ठीक सुना, यह हवेली श्रापित है। मगर इस श्राप का सच सिर्फ मैं जानता हूं। मेरी रिधाएं तेज हो गईं। श्याम ने हल्की सी आवाज में कहा, रघु, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। बिजली की चमक ने उस आदमी का चेहरा रोशन कर दिया।
उसकी आंखें खून सी लाल लग रही थीं, जैसे अंधेरों में जलती हुई दिए की लौ। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज गहरी और भयावह हो गई। नाम इंसान का होता है। मैं इंसान कब का रहना छोड़ चुका हूं। ये सुनकर मैं और श्याम दोनों साथ ठिठक गए। उस वक्त बारिश की बूंदें और तेज हो गईं। पूरा खंडहर एक अजीब सी गूंज से भर गया था। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे बस थोड़ी देर पनाह चाहिए। जैसे ही बारिश रुक जाए मैं निकल जाऊंगा। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी चाल भुतहा सी थी, जैसे पांव जमीन को छूते ही न हो। श्याम पीछे हट गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो मेरे बिल्कुल करीब रुककर धीरे से बोला, जितने लोग ये बात बोलकर इस हवेली में आए, उनमें से कोई भी दोबारा ये दहलीज पार नहीं कर सका। मेरी रिधाएं एक पल के लिए थम गईं। श्याम ने मेरे कंधे को पकड़कर कहा, चलो रघु, चलो यहां से। लेकिन उस आदमी के चेहरे की मुस्कान ने हमें जमीन पर गाड़ दिया। वो आदमी हंसता नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर वो पलक झपकते ही एक कुर्सी की तरफ चल पड़ा। श्याम ने हल्की आवाज में कहा, तू देखा रघु, वो कुर्सी खुद चल रही है। उसने कुर्सी को हाथ लगाया और हम दोनों की आंखें फट गईं। कुर्सी खुद ब खुद ठीक हो गई, जैसे नई हो। उसने कुर्सी पर बैठकर कहा, यह हवेली अब भी जिंदा है। यहां की दीवारें सब कुछ याद रखती हैं। हर कदम, हर सांस और हर कत्ल। मैं और श्याम दोनों साथ कांप गए। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन था जिसने कत्ल किया? तुमने? उसकी हंसी ने हवेली हिला दी। नहीं, मैं नहीं, बल्कि उन्होंने, जो मुझे इस हवेली से कभी निकलने नहीं देते। मैं और श्याम घबराकर इधर उधर देखने लगे। दीवारें जैसे हिल रही थीं, दरवाजों से चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई और भी वहां हो। अचानक एक औरत की चीख गूंज उठी। श्याम ने चिल्लाकर कहा, कोई और है यहां? मेरे पैर थरथरा गए। मैंने पूछा, ये आवाज कहां से आई? वो आदमी धीरे से बोला, वही कहानी जो अभी तक चल रही है, वही कहानी जो दोबारा शुरू होती है। हर बार जब कोई नया मेहमान इस हवेली में आता है, मैं चीखने ही वाला था कि वो आदमी गरज कर बोला, चुप, तुम्हें कहानी सुननी है तो चुप रहो, वरना तुम्हारी कहानी यहीं समाप्ति तक पहुंच जाएगी। अचानक एक जोर का बिजली का झटका हुआ। छत का एक हिस्सा गिर गया और बाहर की चमकदार बिजली ने अंदर रोशनी भर दी। उस पल मुझे समझ आया, खंडहर का दरवाजा अब भी खुला है। मैं और श्याम अपनी जान बचाने के लिए सीधा उस तरफ दौड़े। पीछे से वो आदमी चीखा, वापस आओ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमने पूरी ताकत लगाकर खंडहर के बाहर कदम रखा। जैसे ही हम बाहर निकले, बारिश और बिजली दोनों रुक गए। हवा शांत हो गई और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो खंडहर की जगह बस अंधेरा था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। श्याम ने बस इतना कहा, रघु, शायद वो कभी गया ही नहीं। चाचा, और फिर क्या वो आदमी फिर कभी दिखा?
उस रात के बाद मैंने कभी उस खंडहर को नहीं देखा, लेकिन जब भी बारिश होती है मुझे आज भी उसकी चीख सुनाई देती है।